सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है, शिक्षण का हमारा बिंदु है कैबिनेट मिशन योजना और भारतीय संविधान सभा। जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए की जो पुस्तक है भारतीय शासन व राजनीति, उसके सिलेबस का बिंदु है। इसके अलावा इससे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सवाल आते हैं। जैसे हम बात करें आईएएस की, आरएएस की, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड टीचर, रिट के एग्ज़ाम में, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, इसमें कैबिनेट मिशन योजना को लेकर और भारतीय संविधान सभा को लेकर अनेक सवाल आते हैं। इसलिए ये बहुत उपयोगी टॉपिक है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले अब चर्चा करते हैं कि संविधान सभा क्या होती है। दरअसल संविधान सभा वह प्रतिनिधि संस्था होती है जो संविधान का निर्माण करती है और संविधान के अनुसार ही किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। संविधान ही किसी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। तो संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण करने वाली संस्था होती है। अब ये संविधान सभा का इतिहास सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटेन से चलता है। ब्रिटेन में जो वहाँ के किंग जॉन थे, उन्होंने 13वीं सदी के अंदर एक चार्टर जारी किया था जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। तो उसके द्वारा सबसे पहले कहते हैं कि संविधान का बीजारोपण वहाँ से हुआ। 17वीं और 18वीं जो शताब्दी में जो क्रांतियाँ हुई उसमें भी संविधान सभा का विचार छाया रहा। इंग्लैंड में जो समतावादी हैं, खासकर सर हेनरी मैन, उनको संविधान सभा के विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर दुनिया में हम बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी आया हुआ है कि सबसे पहला संविधान, लिखित संविधान दुनिया में किसने बनाया, तो वो देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व का पहला लिखित संविधान बनाया। उसके बाद फ्रांस ने बनाया। ब्रिटेन का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है, अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है। तो संविधान सभा का विचार विश्व में बड़ा लोकप्रिय हो गया। जेनिंग्स ने संविधान सभा के विचार को कहा है कि एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। अब भारत में जो संविधान सभा की अवधारणा का विकास हुआ, तो संविधान सभा के सिद्धांत का सबसे पहले हम देखते हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पेश स्वराज्य विधेयक में। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो स्वराज्य विधेयक के अंदर ये बात की गई थी कि भारतीयों के भाग्य का निर्माण भारतीय करें। इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री श्री मोतीलाल नेहरू जी ने भी संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। लेकिन अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया, तो उसमें आपका उत्तर होना चाहिए मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय। ये कंपटीशन में आ चुका है ये सवाल कि भारतीय संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया, तो उसका उत्तर है MN रॉय। ये आपको ध्यान रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लोकप्रिय बनाया और उन्होंने कहा भी था कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलानी चाहिए जो संविधान का निर्माण कर सके। इसके अलावा कांग्रेस ने 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 1937 और 38 के अधिवेशन में भी भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को दोहराया गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान सभा जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो, यानी भारतीय मस्तिष्क यानी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती हो। अब भारतीय संविधान सभा के इस विचार का विरोध ब्रिटिश शासन के द्वारा तो किया ही जाना था। इसके अलावा जो देसी राजा थे वो भी विरोध कर रहे थे क्योंकि उनके हाथ से सत्ता निकलती दिख रही थी। जमींदार विरोध कर रहे थे, यूरोपियन लोग भी कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारे जो अति उदारवादी थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे। वो कहते थे कि ये तो अति प्रजातांत्रिक हो जाएगा। शुरू में मुस्लिम लीग भी विरोध कर रही थी क्योंकि इसके अंदर जो है विभाजन के बीज नहीं दिख रहे थे।
लेकिन 1940 में जब उन्होंने अलग पाकिस्तान राज्य की मांग करनी शुरू कर दी, मुस्लिम लीग ने जब अलग पाकिस्तान राज्य की मांग करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने संविधान सभा के विचार का समर्थन किया। कहा कि पाकिस्तान राज्य के लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए। अंबेडकर साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो शुरू में इसके विरोधी थे, लेकिन बाद में जिस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, इससे ये स्पष्ट है कि बाबा साहेब जो थे संविधान सभा के विचार के प्रखर विरोधी नहीं थे। यद्यपि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हालात ऐसे हो गए कि बड़े भारतीय नेताओं और कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया जो उसके मित्र देश थे युद्ध में, वो दबाव डाल रहे थे कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन कर उसे स्वतंत्रता दी जाए। इसीलिए लिनलिथगो प्रस्ताव जो था 1940 में, उसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन ये आता है कि भारतीयों के लिए अलग से निर्वाचित संविधान सभा होगी, इस विचार को ब्रिटिश शासन ने किस प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया, तो वो प्रस्ताव था क्रिप्स मिशन योजना 1942। क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। यद्यपि क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया और महात्मा गांधी ने तो ये तक कहा कि ये भविष्य में दिवालिया बैंक के नाम भुनने वाला चेक है, लेकिन अंत में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया और उसी के अनुरूप भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये आता है कि कैबिनेट मिशन योजना का मूल प्रस्ताव क्या था, भारतीय संविधान सभा का गठन। या ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान सभा किस योजना के तहत गठित हुई है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस देश से आया था, इंग्लैंड से। दुनिया का पहला लिखित संविधान किसने तैयार किया, अमेरिका ने। भारत में संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन किसने किया, एम.एन. रॉय ने। और भारत की संविधान सभा किस योजना के तहत घटित हुई, कैबिनेट मिशन योजना के तहत घटित हुई। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये कैबिनेट मिशन क्या था, ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली में से आया था। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस भारत मंत्री थे और वो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, जो भारत मंत्री भी थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना प्रकाशित हुई और उसमें ये विचार दिया गया कि फिलहाल हालात ऐसे नहीं हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए, यानी जनता संविधान सभा को चुने, संविधान सभा के लिए जनता के द्वारा चुनाव में भाग लिया जाए, ये संभव नहीं है। एक समाधान ये है कि जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर जो चुनाव हुए थे और उन चुनावों के द्वारा जो प्रांतीय विधानमंडल गठित हुए थे 1937 में गठित प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी। ये बात स्वीकार कर ली गई। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई 389। ये एग्जाम में आया हुआ है कि कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसमें तय किया गया कि किस प्रांत से कितने लोग जाएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक प्रांत से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। मान लीजिए किसी प्रांत की जनसंख्या 50 लाख है, तो उस 50 लाख में से 10 लाख पर एक, यानी 50 लाख में के ऊपर 5 प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज सकेगा प्रांत। इसके अलावा प्रांतों को के जो सदस्य थे उनको भी प्रांतीय जनसंख्या में विभिन्न संप्रदायों की जनसंख्या के आधार पर बांट दिया गया, यानी 3 वर्गों में बांटा गया। एक तो सामान्य सीट, दूसरी मुस्लिम सीट और तीसरी थी पंजाब प्रांत के लिए सिख सीट। कहने का मतलब किसी प्रांत में मान लीजिए किसी प्रांत की जनसंख्या है 60 लाख, तो 6 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और उस प्रांत में मुस्लिम आबादी है 30 लाख, तो 3 कौन चुने जाएंगे, 6 में से 3 मुस्लिम चुने जाएंगे और उन मुस्लिमों का निर्वाचन
यानी चुनाव भी मुस्लिमों के द्वारा ही किया जाएगा। और पंजाब में चूंकि सिखों की एक बड़ी आबादी थी, तो सिखों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंजाब की विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अलावा जो देसी रियासतें थी, उनसे भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजे जाने थे। 10 लाख पर एक भेजा जाना था, लेकिन उन प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होना था, बल्कि देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो है तरफ से बिठाई गई समिति और संविधान सभा की समझौता समिति की आपसी वार्ता के द्वारा तय होना था। इसमें न केवल संघ के लिए बल्कि प्रांतों के लिए भी अलग संविधान की व्यवस्था की गई थी। इसमें तय किया गया था कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हो जाएगी तो संविधान सभा के सदस्य स्वयं को 3 वर्गों में बांट लेंगे। पहला, हिंदू बहुल प्रांतों वाले प्रतिनिधि, यानी ऐसे प्रांत जहां हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। दूसरा, मुस्लिम बहुल जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत थे उनके प्रतिनिधि। तीसरा, मुस्लिम बहुल उत्तरी पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। ये जो तीनों वर्ग हैं ये अपने अपने इलाकों के प्रांतों के संविधान का निर्माण कर सकेंगे और उसके बाद संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। यद्यपि योजना में दोष बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकार कर लिया। इसलिए स्वीकार कर लिया मुस्लिम लीग ने क्योंकि इसमें पाकिस्तान की स्थापना के उनको बीज नज़र आ रहे थे। क्योंकि जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत वाले मुस्लिम बहुल इलाके थे उनको अपने प्रांतों के संविधान का निर्माण का अधिकार था, और जो मुस्लिम बहुल वाले उत्तरी पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि थे उनको मुस्लिम आबादी वाले बहुल प्रांत जो थे उत्तरी पूर्वी, उनके लिए संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था। तो इसमें पाकिस्तान विभाजन के बीज उनको नज़र आ रहे थे, पाकिस्तान निर्माण के बीज नज़र आ रहे थे, तो मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकार कर लिया। अब संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में। प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। 389 में से 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से चुनाव हुए। चुनावों के अंदर कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस को 296 में से 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली। निर्दलीय 8 चुने गए। इसके अलावा 7 सदस्य यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, सिख और साम्यवादी चुने गए। तो इस प्रकार कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली। अब ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली, 208 सीटें, और मुस्लिम लीग को मिली 73। जब मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली तो मुस्लिम लीग अपनी निर्बल स्थिति को देखकर ये समझ गई कि इससे उसे संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सीटें नहीं हैं। तो उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस ने कोशिश की, ब्रिटिश सरकार ने भी कोशिश की मुस्लिम लीग के 73 सदस्य संविधान सभा में शामिल हो और संविधान निर्माण में सहयोग दें, लेकिन वो शामिल नहीं हुई। अब उन्होंने एक मांग शुरू कर दी कि पाकिस्तान के लिए तो अलग ही संविधान सभा होनी चाहिए, एक पाकिस्तान राष्ट्र बनना चाहिए और उसकी एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए। तो ये मांग उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब भारत की संविधान सभा का जो गठन है वो 3 चरणों में हुआ। सबसे पहले कैबिनेट मिशन योजना के तहत सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई। इसके बाद में जब 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो योजना थी, जब उसको स्वीकार कर लिया गया तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और उस पुनर्गठन में संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 निश्चित की गई। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई? 324। और भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। और तीसरा चरण था देसी रियासतों से संबंधित। देसी रियासतों के प्रतिनिधि अलग अलग समय शामिल हुए। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि भी शुरू में शामिल नहीं हुए थे, बाद में हैदराबाद का बलपूर्वक भारत में विलय किया गया था। तो ये हमारे संविधान सभा का गठन हमने देखा कि कैबिनेट मिशन योजना क्या थी और किस प्रकार उसका गठन हुआ। अब संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन से थे? संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पटाभी सीतारमैया, श्रीमती दुर्गाबाई,
ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। महिलाओं के लिए शुरू में 15 सीटें आरक्षित की गई थी। बाद में भारत पाकिस्तान विभाजन होने के पश्चात महिलाओं की सदस्य संख्या घटकर 12 रह गई थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये केंद्र बिंदु थे इसके। और इनमें जब भी आपस में संविधान सभा में बहस होती थी तो इनके समर्थक इनके इर्द गिर्द हो जाते थे। चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो ज़्यादा खुलकर कह नहीं सकते थे। लेकिन सबसे बड़े प्रखर वक्ता नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल जहाँ व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे वहीं नेहरू थोड़े आदर्शवादी थे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का पिता कहा गया है वो कानून के प्रकांड पंडित थे। इसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी भी बहुत योग्य और अनुभवी पुरुष थे। तो ये आज हमने देखी संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन योजना, उसके प्रमुख प्रावधान और भारत की संविधान सभा की पृष्ठभूमि। इन सभी बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इससे संबंधित कोई समस्या हो तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं और कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी समस्या भेज सकते हैं। आपका जो कल का असाइनमेंट रहेगा वो ये कि कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे और भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। इन सभी प्रश्नों पर आप विचार करेंगे और उत्तर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।